हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी 3.0। बीपीएससी 3.0 की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। आपने देखा है टीआरई 1 टीआरई 2 में किरण पब्लिकेशन बुक से ही फैक्ट टू ऐसे क्वेश्चन उठा के ना आयोग ने ऐसे पेपर बना दिया है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में आप अपने पेपर को एनालिसिस करिएगा कि हमारा इस मॉडल पेपर को आप एनालिसिस करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम फिल इन द ब्लैंक्स भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उच्चतम न्यायालय, भारतीय संसद, भारत के लोग, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो आपको पता है ना कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन तीसरा, हम भारत के लोग। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, उस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, मुहतसिब का अर्थ क्या होता है? सेनाधिकारी है, विदेश विभाग का मुख्य होता है, लोक आचरण अधिकारी है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या होता है? मुहतसिब जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है लोक आचरण अधिकारी। क्या होता है? मुहतसिब का अर्थ होता है लोक आचरण अधिकारी। देखिए, मुहतसिब का कर्तव्य था कि शरीयत में मना किए गए कार्यों को करने से लोगों को रोके गए तथा साधारणतया जनता के दुष्चरित्रता को रोके। मीरबख्शी सेना से संबंधित अधिकारी था। शाही पक्षों को लिखने वाले अधिकारी को मीर मुंशी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर मुंशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव थे, मलिक कफूर थे, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा भारतीय मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। किसको अधिकार है? संसद को ही अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपको बताना है
WEF का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन यूनाइटेड किंगडम है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, वाशिंगटन DC यूएसए में है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं, आपको बताना है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों एनफील्ड, है ना। देखिए 1856 में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। इसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। मुख्य रूप से होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी एनी बेसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1872 में राममोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। 1872 में राममोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे फिल इन द ब्लैंक्स सभा कहा जाता था और जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। तो ब्रह्म समाज के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय, किसको? आत्मीय समाज को। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1872 में, कब? 1872 ईस्वी में, सॉरी 1872 नहीं होगा दोस्तों, उसको कहेंगे 1892 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1892 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का दूत व प्रभात का तारा भी कहा जाता है। इन्हें भारत में पत्रकारिता को प्रारंभ करने तथा सती प्रथा के अंत का श्रेय भी दिया जाता है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1879 ईस्वी में क्या हुआ था? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1879 में क्या हुआ था? 1879 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है? आपको बताना है। 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने क्या घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। चलिए आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? किस संधि पत्र में प्रकाशित किया था? आपको बताना है। दार्जिलिंग होगा, शिमला होगा, लहासा होगा, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिमला। देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। ये जो मैकमोहन रेखा है ना, वो भारत और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे वर्ष 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था और उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम भी दिया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? चित्तरंजन दास होगा, गणेश घोष होगा, बाघा जतिन होगा, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से फिल इन द ब्लैंक्स दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से फिल इन द ब्लैंक्स दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। 18 किलोमीटर, 18 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन होगा 12 समुद्री मील है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है? तो भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से कितनी? 12 समुद्री मील दूरी तक फैली है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। आपको बताना है सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता है। अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। देखिए अल्जीरिया हो गया, लीबिया, मिस्र। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र तीनों देश सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत शामिल है, लेकिन नाइजीरिया नहीं है। ओके, नाइजीरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट किलिमंजारो फिलिंदा ब्लैंक्स में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो फिलिंदा ब्लैंक्स में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया की है, कीनिया की है, इथोपिया, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, जल का रासायनिक समीकरण। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो जल का रासायनिक समीकरण H2O लिखने के लिए MS वर्ड में किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट का। किसका? सबस्क्रिप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौपसार युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कि नौपसार युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, चेचर, सारण, चिरौंद, पटना, मनेर है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो नौपसार युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नौपसार काल के बारे में, है ना, नौपसार युगीन अवशेष बिहार में देखिए वैशाली, चेचर, सारण के चिरौंद और पटना के मनेर तथा गया के सोनपुर आदि स्थानों से प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंदा ब्लैंक्स मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। आपको बताना है वो कौन सा मंदिर है? पतालेश्वर है, भैरव है, कैलाश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलाश होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर फिलिंदा ब्लैंक्स सदस्यों की राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। 11, 10, 12, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल, है ना, ये दिवंगित नेता है, एक लोग है दिवंगित नेता। कौन है? दिवंगित अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? बिहार के किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर। देखिए अशोक कुमार का जो जन्म है वो भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंट, ब्रिटिश भारत, वर्तमान बिहार में कुमुदलाल गांगुल के रूप में हुआ था। उन्हें 1888 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। देखिए 1988 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और 1999 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण होगा, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था 1999 में और 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई है? तो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें पूछा है नहीं हुए हैं, है ना। तो ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? सोनपुर गया है, चिरौंद सारण है, पाटलिपुत्र पटना है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाटलिपुत्र पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही
यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन होगा, सर सैयद अहमद खां होगा, लॉर्ड कर्जन है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। कौन होगा? सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? आपको बताना है किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं है? कौन सा राजधानी शहर नहीं है? उज्जैन है, अवंती है, श्रावस्ती है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं है? वो कौन सा है? मत्स्य नहीं, अवंती नहीं होगा। कौन सा? अवंती। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों मत्स्य पुराण के अनुसार। अगर हम बात करते हैं तो अवंती महाजनपद पर है वंश का शासन था। किसका? है ना। और यह मानधाता से माहेश्वर तक नर्मदा घाटी का एक संयुक्त भाग है। लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती एकमात्र राज्य था जिसकी राजधानी महिष्मती थी। यह नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गदरपुर रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। कर्मनाशा है, गंडक है, पार्वती है, एक से अधिक कोई नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कौन सी नदी है जो बिहार में प्रवाहित नहीं है तो इसका राइट आंसर होता है पार्वती नदी। पार्वती जो नदी है वो बिहार से प्रभावित नहीं होती। ये कहाँ से प्रभावित होती है? तो मध्य प्रदेश की नदी है। जबकि कर्मनाशा हो गया, गंडक है, कोशी है, ये सारी नदियाँ जो है बिहार में प्रवाहित होती है। लेकिन पार्वती नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती, ये मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में, है ना, अडिक। वसा का जो होता है अडिक होता है। ए है, डी है, ई है, के, ये वसा में घुलनशील है। अगर जल की बात करें तो बीसी, है ना। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील नहीं है। ए है, ई है, लेकिन सी नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादाम कौन से विटामिन से में समृद्ध होते हैं? बादाम की बात करते हैं तो बादाम कौन सी विटामिन में समृद्ध होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन ई में, है ना। विटामिन ई, बादाम के लिए जो विटामिन समृद्ध होते हैं ना, विटामिन ई हो जाएगा। ठीक, अच्छा है क्वेश्चन का लेवल कैसा दोस्तों? आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अपने अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स बने? बताइए कितने मार्क्स बने आपके? कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। किसका है? पोटेशियम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.6 से 6.2 होता है। 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति mm³ होती है। ये केवल कशेरुकियों में ही नहीं होती और रुधिराणुओं का लगभग 99% भाग बनाते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ऊंट और लामा को छोड़कर। ये अपवाद है, ऊंट और लामा अपवाद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? तो जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? ऑक्सीजन और निस्पंदन है, सक्रियता कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग है, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयरन एक्सचेंज है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयरन एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य के द्वारा श्रव्य होती है? तो किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य के द्वारा श्रव्य होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 100 हर्ट्ज। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्राश्रव्य तरंगे होती हैं और ये दोनों तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। अपश्रव्य और प्राश्रव्य तरंगे को, ध्वनि तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT बुक में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का डिटेल में दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? इसका राइट आंसर है, ये तो इजी क्वेश्चन आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर है पशु चिकित्सक, है ना। सिंपल सी बात है, अगर हम जानवर को अगर हम किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना, तो जानवर डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना कि इंसान वाले डॉक्टर के पास। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तो पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तना है, पत्ते हैं, फूल है, एक से अधिक या कोई नहीं। आपको बताना है पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते को। किसको? पत्ते को, है ना, पत्ते को। चलिए आगे देखते हैं। उस स्त्री का नाम क्या था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है। उस स्त्री का नाम क्या है दोस्तों जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। ये राजस्थान की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है? आसपास के लोग, पंचायत, नगर निगम, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख कौन करता है? नगर निगम करता है। कौन करता है? नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए किसको एकत्र करती है? तो मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए किसको एकत्र करती है? फूल को, पराग को, खुशबू को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आपको बताना है कि मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए किसको एकत्र करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग को, है ना, पराग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भोजन करते हैं क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रजनन एवं विकास में सहायक है, कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो हम भोजन करते हैं क्यों? हम भोजन करते हैं क्योंकि, क्योंकि क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत भी करता है और यह प्रजनन और विकास में भी सहायक होता है। तो हम भोजन इसीलिए करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? पन्ना है, हरिताश्म है, हीरा है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई, लोलक बॉल के द्रव्यमान, लोलक के तंतु में तनाव, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? हीलियम है, रेडियम है, यूरेनियम है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम का फार्मूला होता है ना 92 यूरेनियम 235, U 235 होता है।
92 जो हमने बताया ना, 92 यूरेनियम 235, तो 92 जो होता है वो परमाणु क्रमांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड, बिहार बंगाल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की। किसकी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है और इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। कब? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी फिल इन द ब्लैंक्स लाख से अधिक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? समन्वय मंत्रालय, संघवाद मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है? तो सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारिता मंत्रालय। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, एक से अधिक या कोई नहीं है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? महाविभाजन का वर्ष कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 का वर्ष जो था ना वो महाविभाजन का वर्ष था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूविज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? भूविज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? चतुर्थ है, तृतीय है, विंध्यन कल्प है, एक से अधिक है, कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ कल्प, है ना। भूविज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? तो वो है चतुर्थ कल्प से संबंधित है। आगे है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ये हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। कब किया गया था? नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर होगा छठवीं, है ना, 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? BN गाडगिल, VKRV राव, PC महालनोबिस, एक से अधिक है, कोई नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों PC महालनोबिस, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस। किसने? PC महालनोबिस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, एक से अधिक है, कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों पोटेशियम साइनाइड। क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, पानी, एक से अधिक है, कोई नहीं? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बताइए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से ना पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, जो सोना होता है ना इसको घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के रूप में, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है? तो सोने को घोला जा सकता है, जो सोना होता है ना इसको घोला जा सकता है किसमें? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? यहाँ पर गलत बताना है। मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मुद्रा की मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमयों को वस्तु विनिमय कहा जाता है। एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो आपको बताना है मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एक से अधिक है कोई नहीं है। तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी महालनोबिस को। देखिए दोस्तों, सन अगर हम बात करते हैं सन 1991 की, सन 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इसी कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ऐसे फैक्ट टू फंस सकते हैं, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला है, उनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं। उन्हें किस मुख्य पोषक तत्व की कमी है? आप बताओ जी। उनकी अस्थि में तो दर्द ही है और उनके दांत भी गिरने लगे हैं। अब उनको कौन सी पोषक तत्व की कमी है? आयोडीन की, कैल्शियम की, लौह तत्व, एक से अधिक है फिर कोई नहीं। आपको बताना है किस पोषक तत्व की कमी है। उनको कैल्शियम की कमी है। किसकी? कैल्शियम की कमी की वजह से उनके अस्थियों में दर्द रहता है और दांत भी गिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोग से किस की कमी होती है? तो मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? कैल्शियम है, इंसुलिन है, शर्करा है, एक से अधिक है कोई नहीं है। मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। जहां मधुमेह शब्द है ना, इंसुलिन फटाक से लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होती है तब किसका निर्माण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब एकत्र होते हैं ना, तब किसका निर्माण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू आंवला, नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। बताइए नींबू और आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? नींबू और आंवला में सिंपल सा आंसर है, विटामिन सी होती है ना। कौन सी? विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को लंबे समय पर रक्षित करने के लिए उसे कम ताप पर रखना चाहिए, उबाल उबाल कर रसोई में रखना चाहिए, भोजन में नमक कम डालना चाहिए, एक से अधिक हो जाएगा कोई नहीं है। तो भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको कम तापमान पर रखना चाहिए। उसको कम तापमान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? गहरी सांस लेते हैं, हाँफते हैं, देर तक सोते हैं, एक से अधिक हो जाएगा कोई नहीं है। तो गर्मियों में हमारा जो शरीर है पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है और कुत्ता शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है? तो जो कुत्ता होता है ना, वो शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है? कुत्ता शरीर को ठंडा करने के लिए ना वो हाँफते हैं। क्या करते हैं? हाँफते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और आंतरिक और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकाओं को इसके स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? प्लाज्मा है, लसिका है, आगे है ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेटलेट्स है, एक से अधिक है कोई नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? असहयोग और खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920। क्या हो जाएगा? 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृतियों और उनके उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगोल, मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल है जो उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। किसान घाट, शांतिवन, विजय घाट, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। क्या हो जाएगा। विजय घाट। देखिए किसान घाट की बात करते हैं, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री, है ना। इनसे संबंधित से सारे भक्त हैं। राजघाट महात्मा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी है, वीर भूमि राजीव गांधी है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नारायण घाट की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा है, समता स्थल की बात करें तो जगजीवन राम है। मैंने सबके बारे में बात कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गेसोरपा जलप्रपात बनाती है। गरशोपा जलप्रपात कौन बनाती है। घटप्रभा है, हेमावती है, शरावती है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गरशोपा जलप्रपात बनाती है शरावती नदी। कौन सी नदी है। शरावती नदी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देर से बने रहने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 120 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके दोस्तों, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर दिया है, तो उन 9 प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंटिन्यू देखिए। उसके बाद में अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद में सारे प्रैक्टिस सेट को करिए। आपको आप अनुमान लगा लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं ना, उसको आप पढ़िए। अभी भी समय है, अभी बहुत समय है, इसलिए प्लीज़ जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अब की बार एक सीट आपको लेना है। और दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ सब लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कुछ मत कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए, कुछ मत कीजिए, वनली स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ना कि कैसी क्लास लगी। सो हम लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे, और सोच रहे हैं कि आपके लिए एक बिहार स्पेशल की मैराथन क्लास लेते हैं, जो कि बिहार स्पेशल से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बिहार स्पेशल की एक मैराथन क्लास लूँगी, एग्ज़ाम के पहले लूँगी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सो हम उस लिंक को हम आपको बता देंगे, आप उस लिंक के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।